नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव पर खूब बरसे। बस योगी का अंदाज अलग था, लोकेशन अलग थी, डायलॉग भी अलग थे और योगी आदित्यनाथ का आज बात करने का तरीका अलग था। आज योगी अखिलेश यादव को उनका पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाने लाए थे। सैफई से लेकर अयोध्या तक समाजवादी पार्टी की पूरे रिपोर्ट कार्ड को साथ लाए थे। क्या समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थान पर नमाज पढ़वाई थी? क्या समाजवादी पार्टी ने यूपी में जगह जगह कब्रिस्तान खुलवाए थे? और क्या अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ही योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत भी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी पार्टी बन गई है? योगी दिन में यह बात कह रहे थे, अखिलेश यादव को रात में किस तरह के सपने आ रहे थे और सपने में अखिलेश को कौन सा नंबर दिख रहा है? आपको अखिलेश के सपने की सच्चाई और योगी के हमले की हकीकत दोनों बताते हैं। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट। सच में 270 सीट, 270 सीट, 270 सीट। सच में अखिलेश को 2026 में 270 के सपने आ रहे हैं। सच में अखिलेश 111 में 159 सीटें और जोड़कर 2027 में 270 सीटें लाने का ख्वाब देख रहे हैं। सच में 270 सीट, 270 सीट, 270 सीट। सच में तो क्या सच में अखिलेश का 2027 में 270 वाला सपना सच होगा या फिर अखिलेश का यह ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा? और क्या लगातार तीसरी बार अखिलेश को हार का स्वाद चखना पड़ेगा? और क्या 27 में 270 वाले सपने को सच करने के लिए ही अखिलेश इन दिनों खुद को सबसे बड़ा सनातनी कह रहे हैं, सबसे बड़ा राम भक्त बनकर घूम रहे हैं और राम भक्ति की आड़ में सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए कि हम नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी संकट मिटेगा। अखिलेश को 2027 के यूपी चुनाव में 270 सीटें लाने के लिए कितना परसेंट वोट लाना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या योगी के रहते यह मुमकिन हो पाएगा? अखिलेश के 270 सीट वाले ख्वाब के मुकाबले अलग अलग ओपिनियन पोल्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? 2027 में अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या योगी के सामने टिक नहीं पाएगी? क्या 27 का चुनाव आते आते अखिलेश की साइकिल पंक्चर हो जाएगी? आज आपको सब बताएंगे, मगर उससे पहले योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। योगी अब फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा तक योगी सबकी बखिया उधेड़ रहे हैं। हर रोज जबरदस्त सियासी हमले कर रहे हैं। चुनावी मौसम में योगी समाजवादी पार्टी के लिए दुर्योधन और दुशासन वाला डायलॉग लेकर आ गए हैं। योगी तो ये तक कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से अखिलेश राम भक्त बनते जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भगवा बाना पहनकर कांवड़ यात्रा में भी जाएंगे, कांवड़ियों पर पुष्प भी बरसाएंगे। जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया, अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अखिलेश यादव के 270 सीट वाले सपने और योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ पॉलिटिकल अटैक के बीच यूपी चुनाव पर 9 जुलाई 2026 को यानी अब से केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बस चंद घंटों पहले सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल भी आ गया है। इस पोल में क्या पता चला है, डिटेल आगे देंगे। पहले यूपी का करंट सिनेरियो दिखाते हैं और ये समझते हैं कि क्या सच में अखिलेश 2027 में 270 सीट तक पहुंच सकते हैं। 2022 के चुनाव में 403 में से बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 41.29% था। तब एनडीए की टैली 273 थी और एनडीए का वोट शेयर 43.82% था, जबकि समाजवादी पार्टी ने तब 32.06% वोट शेयर के साथ 111 सीटें जीती थी और सपा प्लस गठबंधन ने 36.60% वोट शेयर के साथ टोटल 125 सीट जीती थी। इस लिहाज से अगर अखिलेश यादव को 2027 में अपना खुद का 270 सीट वाला सपना साकार करना है तो उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अखिलेश यादव का 270 सीटों वाला सपना बहुत महत्वाकांक्षी है। अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो देखें तो इसके लिए सपा को कम से कम 38.5% प्लस वोट शेयर लाना होगा, जो 2022 की तुलना में 6.5 से 9% का बड़ा स्विंग है। 270 वाला सपना साकार करने के लिए अखिलेश को लगभग 38% से 42% वोट शेयर की जरूरत पड़ेगी और 270 सीट वाला यह सपना तभी सच हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के फेवर में बहुत बड़ी लहर हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि यूपी में फिलहाल अखिलेश के फेवर में ऐसी कोई लहर नहीं है। योगी आदित्यनाथ का यह असर है और यह असर यूपी के सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल में भी दिख रहा है। 9 जुलाई 2026 को आए सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस 251 सीटें जीत सकती है, समाजवादी पार्टी प्लस 142 सीटों तक पहुंच सकती है, बीएसपी 8 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा 5 जुलाई और 19 जून के 2 ओपिनियन पोल्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और अगर ये तीनों अनुमान सही हो गए तो अखिलेश का 270 सीट वाला सपना टूटना तय है। अखिलेश का ख्वाब टूटता दिख रहा है, लेकिन योगी तो उससे भी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। योगी तो अखिलेश की 2022 की 111 सीटों में भी सेंध लगाने जा रहे हैं। योगी इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं वहां बता रहे हैं कि अपने इलाके को सपा के विधायक से आजादी दिलाओ, बीजेपी को जीत दिलाओ और अपने इलाके में तरक्की पाओ। विकास करने के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने पड़ेंगे, विकास के प्रति सोच रखने वाले लोग भेजने पड़ेंगे, स्वयं के विकास से ऊपर उठ करके समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले लोग होने चाहिए। आपने अच्छा विधायक चुना तो विकास आज बीकापुर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अयोध्या चमक गई, जैसे अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है, ऐसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुदौली में, मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में ये सब दिखाई देता है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। अखिलेश जिस वक्त 27 में 270 सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, उस वक्त योगी आदित्यनाथ 2027 में हैट्रिक के लिए सुपर कॉन्फिडेंट भी हैं और ग्राउंड पर भी काम कर रहे हैं। योगी के काम पर लोगों के इस ट्रस्ट को 2021 की एक स्टडी रिपोर्ट से समझते हैं। इस स्टडी रिपोर्ट में 80% लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार से संतुष्टि जताई थी, 73% ने महंगाई कम रखने, 66% ने करप्शन के खिलाफ एक्शन, 64% ने क्राइम के खिलाफ एक्शन
और 75% ने हेल्थ केयर के मुद्दे पर योगी को फुल मार्क्स दिए थे। 58% ने कहा था कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। 72% ने माना था कि योगी राज में उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। 68% ने माना था कि योगी राज में उनकी लाइफ पहले से बेहतर हुई है। 79% लोग योगी और बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट थे। 75% लोग योगी की इकोनॉमिक पॉलिसी से संतुष्ट थे और 71% ने तब कहा था कि वो योगी को फिर से वोट देंगे। इसके बाद 2022 में योगी की सरकार आ गई और तब के एक पोस्ट पोल सर्वे में भी 50% लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्हें योगी का वर्किंग स्टाइल अच्छा लगता है। योगी की ये लोकप्रियता 2026 में भी कायम है। यूपी को योगी पर ही ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को आप पिछले 7 दिनों के गूगल सर्च ट्रेंड से भी समझ सकते हैं। 64% सर्च इंटरेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही लीड कर रही है। कांग्रेस नंबर 2, सपा नंबर 3 और बसपा नंबर 4 पर चल रही है, लेकिन सपा अभी भी बड़े बड़े दावे कर रही है। हमें केवल इतना है कि आज अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है 27 का, और चुनाव हमारा अपना अंदाज़ा है कि दिसंबर में हो जाएगा। अगर भरोसा, यकीन और विश्वास अगर किसी पर बढ़ा है, किसी राजनीतिक पार्टी पर, तो वो राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी पीडीए और उसके नेता हैं माननीय अखिलेश जी। और अगर यकीन, भरोसा, विश्वास अगर घटा, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी है तो वो कोई दूसरी पार्टी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और माननीय योगी जी स्वयं कि इनके प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा घटा है। 100% दलित वोट जाएगा नहीं, जा चुका, आ चुका है समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के साथ, पीडीए के साथ 99%। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की बहुत बीमारियों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां अभी बची हैं जिनका इलाज करना बाकी है। और योगी जी बीमारी की जड़ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो समाजवाद है, जो अखिलेश यादव जी का समाजवाद है, ये लोहिया के समाजवाद से मैच नहीं करता। अखिलेश यादव जी का समाजवाद परिवारवाद है, अलगाववाद है और नमाजवाद है। अखिलेश 270 के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना साकार होता नहीं दिख रहा। वो योगी को टारगेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे जरूर अपना रहे हैं। पराजय काल, विपरीत बुद्धि वाला टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपका रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी केस को जरिया बनाकर यूपी के हिंदू वोटर्स के बीच अपनी पैठ जमाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदुओं का वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 26% हिंदुओं ने वोट दिया था। बीएसपी को 14% और कांग्रेस को 2 से 3% हिंदुओं का वोट मिला था। 2017 के मुकाबले 2022 में अखिलेश के हिंदू वोट में बढ़ोतरी हुई थी और 27 से पहले राम मंदिर दान चोरी केस ने अखिलेश को मौका दे दिया है कि वो योगी के हिंदू वोट में सेंध लगाए। लेकिन योगी ने अखिलेश के इस प्लान को भी पूरी तरह पंक्चर कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर नमाजवादी का ठप्पा लगा दिया है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी?
अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इस सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा खून का एक मच्छर नहीं मरेगा, याद रखना। अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। इस बीच हिंदू वोट की रेस में सपा के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी भी कूद गई है। कांग्रेस ने तो राम के नाम पर देश के 50 से ज्यादा शहरों में 2 दिनों का नेशन वाइड महाअभियान शुरू कर दिया है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। कोई हरियाणा पहुंच गया, कोई कानपुर, कोई मध्य प्रदेश, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड। कांग्रेस ने योगी पर सीरियल अटैक शुरू कर दिया है। सवाल है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी को हटाना होगा। सच बात यह है कि राहुल गांधी की आस्था, श्रद्धा और विश्वास वो राम में नहीं है। भगवान राम में, भगवान राम की जन्मभूमि में, अयोध्या में उनकी आस्था नहीं है। उनकी आस्था वेटिकन में है। जिनकी आस्था वेटिकन में है वो राम के समर्थन में कैसे हो सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें भगवान राम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। या समय उन्हें सद्बुद्धि देगा। राहुल गांधी जी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं। समाजवादी पार्टी हो या राहुल की कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही कैंप पिछले 33 दिनों से राम के नाम पर जो सियासी स्टंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए ही हो रहा है। इन दोनों का राम भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सब पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और योगी इस इकोसिस्टम की पोल हर रोज खोल रहे हैं, नए नए राम भक्तों की सियासी साजिश को एक्सपोज कर रहे हैं। अयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए उनके 3 बेटे आए। बड़े बेटे मुस्तफा ने नमाज जनाजा पढ़ी, तीसरे नंबर का बेटा मसूद और चौथे नंबर का बेटा मीसम
पिता के अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रोए। अली खामेनेई का सबसे करीबी बेटा मुज्तबा खामेनेई हालांकि उनकी कब्र में मिट्टी देने नहीं पहुंचा। ईरान में ट्रंप से बदला लेने का एक अलग फॉर्मूला चल रहा है, अमेरिका में अलग फॉर्मूला चल रहा है। मुस्तफा को ट्रंप ढूंढ रहे हैं और नेतन्याहू एक एक खबर दे रहे हैं। मुस्तफा के लिए कल मतलब 11 जुलाई का दिन बहुत बड़ा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। Were you aware of any credible threat by Iran against your Well, I have a son? threat all the time. I'm number one on their list. क्या मुस्तफा की हिट लिस्ट में ट्रंप नंबर 1 हैं? क्या ईरान ने ट्रंप पर $10 करोड़ का इनाम रखा है? क्या नेतन्याहू की रिपोर्ट को ट्रंप ने 100% सही मान लिया है? ईरान में कोने कोने से एक ही मांग उठ रही है, बदला लो, बदला लो। ईरानी अपने रहबर अली खामेनेई की हत्या का बदला चाहते हैं। ईरान के शहर शहर में लोगों ने ट्रंप को मारने के पोस्टर लगा दिए हैं। ट्रंप जिस दिन ईरानियों के हाथ आएंगे, ईरानी उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाएंगे। इसके बाद आग लगाकर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे। ऐसे वीडियो ईरान के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ईरान के धार्मिक शहर मशहद में जब खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब भीड़ वी विल किल ट्रंप के बड़े बड़े बैनर लहरा रही थी। बदले की आग में जल रहे ईरानी छुपा कर नहीं, खुलकर कह रहे हैं कि हम ट्रंप को मारेंगे। अली खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए 4.3 करोड़ ईरानी शिया फारसी, उर्दू और अंग्रेजी में बैनर पोस्टर लिखकर ट्रंप को मारने की कस्में खा रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई और उनके 4 परिजनों समेत 40 लोग तेहरान में मारे गए थे। 131 दिन बाद 9 जुलाई को अली खामेनेई समेत 5 परिजनों को पवित्र इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। खामेनेई के आखिरी सफर के दौरान जहां भी उनके ताबूत को ले जाया गया, ट्रंप को मारने के पोस्टर हर जगह लहराए गए। अब इजराइल ने ट्रंप को नई खुफिया जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यह बात बताई है कि ईरान उन्हें मारने की नई साजिश रच रहा है। ईरान ने ट्रंप की सुपारी किलिंग करने वाले शूटर को $10 अरब के इनाम की पेशकश भी कर दी है। अली खामेनेई के जनाजे में पोस्टर बैनर लहराकर इसका ऐलान किया गया है। ट्रंप के कत्ल करने की बात सिर्फ पब्लिक का गुस्सा भर नहीं है। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी भी बदले की आग में झुलस रहे हैं। अहमद वाहिदी ने ट्रंप को टारगेट कर कहा है कि जिसने भी उनके रहबर अली खामेनेई का अंत किया है, उसका हिसाब ईरान जरूर करेगा। मतलब साफ है, अब फैसला बातचीत की टेबल पर नहीं, युद्ध के मैदान में ही होगा। बम बारूद और घात प्रतिघात से युद्ध में हार जीत तय होगी। IRGC ने बदले की इस लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्ला, हमास और हूती की भी लिस्ट में ट्रंप नंबर 1 है। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number 1 on. I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing. अली खामेनेई की हत्या अमेरिका इजराइल मिसाइल अटैक में
28 फरवरी को कर दी गई थी। 40 दिन ईरान अमेरिका के बीच भीषण जंग चली। 17 जून को युद्ध विराम हो गया। 4 जुलाई को खामेनेई के अंतिम संस्कार का समारोह शुरू हुआ। 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक से ठीक एक दिन पहले 8 जुलाई को अमेरिका ने फिर हमला कर दिया। पहले डील से ईरान का मामला सुलझाने में लगे ट्रंप, अब बम बारूद से ही फैसला करना चाहते हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान की नई लीडरशिप की तारीफ की थी। जब वी विल किल ट्रंप के पोस्टर ईरानियों ने दिखाए तो ट्रंप ईरान को कैंसर बताने लगे। This morning I'm on every single one of their lists, and so far I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people, but these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. They're cancer, and you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. सीनियर खामेनेई के सुपुर्दे खाक होने के बाद अब ईरान में कितने खामेनेई जिंदा हैं? नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कहां हैं? मशहद, जहां अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया गया, वहां उनके सिर्फ 3 बेटे पहुंचे। बड़े बेटे मुस्तफा, तीसरे नंबर के बेटे मसूद और सबसे छोटे चौथे नंबर के बेटे मीसम खामेनेई। अली खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा ने मशहद की इमाम रजा दरगाह में अलविदा की नमाज का नेतृत्व किया। कायद अजीम शान मुजाहिद शहीद हजरत आयतुल्लाह इमाम सैयद अली हुसैनी खामेनेई बे इमामत हजरत उस्ताद जनाब हाज सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई। इसके अलावा खामेनेई परिवार और खुमैनी परिवार के मेंबर भी वहां मौजूद रहे, मगर सबसे हैरानी हुई मुस्तफा खामेनेई की गैरहाजिरी से। वो अपने पिता के आखिरी दर्शन को नहीं पहुंचे। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ उनके परिवार के 4 और लोगों को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। मुस्तफा की 14 महीने की बेटी जहरा मोहम्मदी केला येनगी, उनकी पत्नी जहरा हद्दाद अदेल, मुस्तफा के बहनोई मिसबाह बाघेरी और बहन बुशरा को भी मशहद की पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में दफनाया गया। फिर भी मुस्तफा खामेनेई का सामने नहीं आना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। मुस्तफा खामेनेई के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद बाकेर खामेनेई, फातिमे सादात खामेनेई और मोहम्मद अमीन खामेनेई। ईरान की लीडरशिप और IRGC का दावा है कि मुस्तफा को इजरायली हमलों का डर सता रहा है। जान के खतरे की वजह से वो सामने नहीं आए। 28 फरवरी को जब इजरायल और अमेरिका ने तेहरान में मिसाइल हमले किए थे, तब मुस्तफा भी अपने पिता और परिवार के साथ उसी बिल्डिंग में थे। तब से अब तक मुस्तफा खामेनेई का कोई ऑडियो और वीडियो संदेश नहीं आया है। IRGC उनके नाम पर सिर्फ संदेश पढ़ती रही है। अली खामेनेई के लिए कोम शहर में 11 जुलाई को शोक सभा है। यह ऐतिहासिक हजरत मासूमे दरगाह में होनी है। शोक सभा मगरिब और ईशा की नमाज के बाद शुरू होगी। 28 फरवरी को हमले के बाद पहली बार मुस्तफा खामेनेई के शोक सभा में आने की पूरी संभावना है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आशंका है कि इजरायल हमला कर सकता है। मुस्तफा खामेनेई को अपने पिता अली खामेनेई से ज्यादा कट्टर माना जाता है। मुस्तफा ईरान के उदारवादी धड़े की बजाय कट्टर विचारधारा वाले IRGC कमांडरों के ज्यादा करीब माना जाता है। मुस्तफा अपने पिता और परिवार पर हुए कातिलाना हमले का बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। हॉर्मुज में भी हमले बढ़ सकते हैं। दुनिया का 20% ऊर्जा सप्लाई करने वाला रूट फिर बाधित हो सकता है। अमेरिका और कड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है।